पत्रकार मीडिया बंधु लोग हैं, आप सबको भी मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों, 1968 में एक 19 अप्रैल को एक कृषक परिवार में, एक चरवाहे के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा और मुझे फक्र है, जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था तो भारत चरवाहों का देश था, भारत पशुपालकों का देश था। उस जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और मेरे नेता का जन्म पशुपालन करते हुए जंगलों में हुआ है, किसी घर में नहीं हुआ है। उस दिन उनका जन्म घर पे नहीं, घर से करीब 200-300 किलोमीटर दूर जंगल में उनके माँ बाप चरवाही का काम करते थे। वहां जंगल में वो 6 महीने जानवर लेकर चले जाते थे। ऊंचाई, बरसात के दिनों में जानवर को ऊंचाई पर लेकर चरवाहे चले जाते हैं। उस समय उनका जन्म हुआ। आप सोच सकते हैं वो कितनी विकट परिस्थिति रही होगी, लेकिन जागृत माता पिता, मैं अनपढ़ माता पिता नहीं कहूंगा, जागृत माता पिता ने अपने उस बच्चे को इंजीनियरिंग कराई। वो भी इंजीनियरिंग, वो गोल्ड मेडलिस्ट पास हुआ। 89 में वो गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बने। 89 में, मेरे जन्म के मैं समझता हूं 10 साल या 12 साल बाद। और उस 80 के दशक में कोई गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हो, मैं समझता हूं हम सब अपने अगल बगल निगाह डालकर देखें, 80 के दशक का कोई इंजीनियर हमारे अगल बगल में नहीं होगा। अगर कोई होगा तो वो यूएस में होगा, सिलिकॉन वैली में होगा, अमेरिका में होगा। भारत में अमूनन हमारे आसपास तो नहीं होगा। उस जमाने में 89 में गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बनने के बाद जब उनके दोस्त अमेरिका, ब्रिटेन जा रहे थे तो उनके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी लेने वाला नहीं बनूंगा, मैं नौकरी देने वाला बनना चाहता हूं। वो अपने माँ बाप के पास गए। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा, मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। और 93 में मसवड़ करके एक जगह है, वहां जैसे आपके यहाँ पे मेले और भंडारे होते हैं, भगवान शंकर की बहुत बड़ी यात्रा थी। करीब 4 लाख लोगों की एक यात्रा थी। 4 लाख लोग वहां इकट्ठा थे। आदरणीय राष्ट्र नायक महादेव जी जानकर साहब वहां से शुरू हुई। एक दौर आया, मैं उस दौर का उल्लेख यहां नहीं करूंगा। जानकर साहब को लगा कि अपना घर अपना होता है। वो मान्यवर काशीराम जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मान्यवर, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे सेनापति कहते हैं, आपके बाद मेरा क्या। मान्यवर दूरदृष्टा थे। मैं इसको मतलब दिल खोल कर स्वीकार करता हूं कि मान्यवर जैसा नेता ना इस देश में हुआ, ना भूतो ना भविष्य, ना भूतकाल में कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। मान्यवर काशीराम ने कहा, चल मेरे साथ, तू भी एक पार्टी बना ले। महाराष्ट्र में इक्वेशन अच्छा है, तू वहां से सत्ता की आवाज दे, मैं उत्तर भारत से देता हूं, हम दोनों मिलकर इस देश पर कब्जा करेंगे। जानकर साहब को पार्टी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, मार्गदर्शन देकर, सहयोग देने का काम मान्यवर काशीराम ने किया। जानकर साहब ने 2003 में 29 अगस्त 2003 को पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर, जिन्हें भारत की आदर्श शासिका माना जाता है, उनके जन्म स्थान पर राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष पार्टी की स्थापना की घोषणा की। 2003 से वो एक शुरुआत है। मुझे आज ये बताने में फक्र है कि जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी पार्टी से 2 कैबिनेट मंत्री, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री बनाने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो त्याग, सिर्फ उस त्याग के कारण, उसके पास कुछ नहीं है। उस नेता के पास अगर कुछ है तो विचारधारा है, त्याग है, समर्पण है, संघर्ष है। उसकी बदौलत आज तक वो महाराष्ट्र के विधानसभा में 4 विधायक बना चुका है, अपने झंडे पर अपना फोटो लगा। 98 जिला पंचायत सदस्य बना चुका है। 3 जिला पंचायत अध्यक्ष आज रनिंग है उसके। महाराष्ट्र छोड़िए, जिसकी सत्ता की आप हमेशा बात करते हैं,
जिसकी स्थापना आज से 100 साल पहले हुई थी 1924 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी आज सत्ता है, 100 साल मेहनत की है उन्होंने, त्याग किया है उन्होंने, तपस्या की है उन्होंने। उन्हें गाली देकर हमारा आपका राज नहीं आएगा, उनकी अच्छाइयों को सीखकर हमारा और आपका राज आ सकता है। उनकी प्रयोगशाला गुजरात में मुझे ये बताने में फक्र है कि 2 महानगर पालिका में हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, राष्ट्रीय समाज पार्टी के झंडे के नीचे, करजन और पादरा महानगर पालिका में। उनके 18 कारपोरेटर हैं तो हमारे 11 हैं, हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। गुजरात जैसी जगह पे 28 हमारे नगर सेवक हैं। आसाम में अजय प्रजापति हमारा 1 जिला परिषद सदस्य है। बेंगलोर में हमारा 1 कारपोरेटर है। पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने बहुत अच्छे से लड़ा, उसको देखते हुए 4 राज्यों ने हमें स्थानीय चुनाव लड़ने की मान्यता प्रदान की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में जो ग्राम स्वराज के चुनाव होते हैं स्थानिक, उसको लड़ने के लिए हमें बाकायदा मान्यता दी गई है। दोस्तों, मैं आपसे ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी आप अंधेरे में ना रहें कि इस पार्टी में आने के बाद बहुत कुछ मिलता है अगर आप लेना चाहें तो। मैंने जैसे कहा, क्रांति करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत होती है, तो दिल्ली है। अभी पाठक जी कह रहे थे कि यहां लोग बिहार के हैं। पाठक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर वास्तविकता में आप देखेंगे तो दिल्ली का अपना मिट्टी के अलावा कुछ है भी नहीं। लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, भारत के 28 राज्यों के लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली को बिजली कौन देता है? उत्तर प्रदेश। पानी कौन देता है? हरियाणा। राजस्थान में गर्मी बढ़े तो दिल्ली की गर्मी बढ़ जाती है, कश्मीर में बर्फ पड़े तो दिल्ली की ठंडी बढ़ जाती है। दिल्ली का है क्या? दिल्ली का है क्या? दिल्ली के पास सत्ता है, पावर है, संसद है। ये दिल्ली की अपनी कमाई है, इसलिए दिल्ली का राज है। दिल्ली पर अगर हमको और आपको कब्जा करना है, इस भारत पर अगर आपको आपका राज लाना है, आपका राज क्यों लाना है ये आपको पता होना चाहिए। हमारा राज किसी से कटुता वैमनस्य के लिए नहीं है। हमारा राज महात्मा फुले की समता के लिए ये लड़ाई है। समता का राज होना चाहिए। समता का राज, हमारे राज में क्या होगा? आप अभी नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, आपके मन में भी ये विचार होगा कि भी राष्ट्रीय समाज पार्टी में क्यों काम करना। राष्ट्रीय समाज पार्टी के कुछ ध्येय धोरण है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में एक देश, एक विधान, एक संविधान हो, लेकिन इस देश में सबको शिक्षा एक समान हो। आप हरियाणा में, हरियाणा राज्य का आप एजुकेशनल बोर्ड की पढ़ाई पढ़ाते हैं, दिल्ली में सीबीएसई पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र राज्य एजुकेशन बोर्ड की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मुझे आपको ये बताते हुए फक्र हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। पिछले साल नीट का रिजल्ट आया, मेरी बेटी नीट एग्जाम में बैठी थी, पहला ही साल था उसका 12वीं पास करने के साथ ही मैंने अपीयरिंग में उसको डाला था। मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां 75 साल हो गए, लेकिन अमीर के बेटे को अमीर की शिक्षा है, गरीब के बेटे को गरीब की शिक्षा है। ये असमानता क्यों? और ये असमानता कोई प्राइवेट लोग नहीं कर रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये असमानताओं की पोषक हमारी सरकारें हैं। नीट का जो पेपर बनता है वो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे बनता है, पता है कि नहीं आप सबको? नीट एग्जाम जो जेई और नीट के पेपर बनते हैं वो सीबीएसई के पैटर्न पे बनते हैं, और उसका जो सक्सेस रेट है 78% है। अगर सीबीएसई में पढ़े हुए 100 बच्चों ने परीक्षा दी तो पिछले साल 78 बच्चे सक्सेस हुए थे। 78% स्ट्राइक रेट है। मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र, वो भारत का पुरोगामी राज्य है। महाराष्ट्र ने इस देश को साहू फुले अंबेडकर, वीर सावरकर जैसे देशभक्त दिए, विचार दिया, संविधान दिया इस देश को। उस महाराष्ट्र ने, उसका स्ट्राइक रेट कितना है पता है आपको? महाराष्ट्र शिक्षण सम्राट मराठा है, वहां सत्ता सम्राट मराठा है, वहां शक्कर सम्राट वहां मराठा है, सब मराठा है, फिर भी आरक्षण की बात चल रही है। और जानकर साहब उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जानकर साहब कहते हैं कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किसी के अधिकार को धक्का लग के नहीं, किसी का निकाल के नहीं देना, उसको अलग से दो।
कारण यह है कि 100-125 लोग महाराष्ट्र में 125 परिवार हैं। सिर्फ बीजेपी की सत्ता आएगी तो उनका फूफा मंत्री होगा, कांग्रेस की सत्ता आएगी तो उसका मामा मंत्री होगा। वो 125 लोग ही हैं। हाँ, फूफा और मामा ये बदल जाते हैं, लेकिन होगा वही, होंगे जय भगवानी, लेकिन एक बार इनके मामा होंगे, एक बार इनके फूफा होंगे। तो सत्ता तो इन्हीं की है ना, और आरक्षण भी यही मांग रहे हैं। ताज्जुब है ये, क्योंकि ये 150 लोगों ने ये अपने समाज के नहीं हुए, तो हमारे आपके क्या होंगे? अगर ये 150 लोगों ने चाहा होता तो आज मराठाओं को आरक्षण मांगने की जरूरत पड़ती क्या? लेकिन वो मांग रहे हैं, और जब मिल रहा था उसमें भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। भारत में आरक्षण देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज, करेक्ट है ना सर? साहू जी महाराज ने इस देश को आरक्षण दिया, और ये मराठा जितने भी हैं ये सब उन्हीं के वंशज हैं जो आरक्षण मांग रहे हैं। तो मुझे काशीराम जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि 1902 में आरक्षण, 1802 में आरक्षण, 1902 में साहू जी महाराज ने लागू किया था, और 2002 में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। काशीराम जी हमेशा इस बात को कहा करते थे। मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है, काशीराम जी को पता था कि 2000 के बाद ये देने वाले ही मांगने लगेंगे, इसलिए इसको 2002 में ही खत्म कर दो। ये वो जानते थे, मतलब कितनी दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि साहू जी महाराज ने 1902 में दिया है, हमको 100 साल बाद इस आरक्षण को खत्म करना है। आरक्षण देने वाला, मांगने वाला समाज मुझे नहीं बनाना है, मुझे आरक्षण देने वाला समाज बनाना है। ये बात मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे। आज एकदम वो समक्ष दिख रहा है कि जिस छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण लागू किया इस देश में पहली बार, उनके नाती छत्रपति संभाजी महाराज आरक्षण के लिए आंदोलन में यहां मीटिंग कर रहे हैं। मतलब ये कैसी विडंबना है इस देश में। इससे ये समझ में आता है कि ये समता मूलक समाज नहीं है, ये विषमता मूलक समाज है। विषमता जानबूझ के पैदा की जा रही है। अभी कोई यहां जाति की बात कर रहा था। इस पार्टी का नाम कोई जाति विशेष समाज पार्टी नहीं है। इस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाज पार्टी। आपके मन में बड़ा सवाल होगा, ये राष्ट्रीय समाज क्या? राष्ट्रीय समाज हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, क्योंकि आज जो सत्ता जिनकी आ रही है वो हिंदू की बात करते हैं, और जिनकी सत्ता नहीं है वो सेकुलर यानी वो मुसलमान की, ऐसा एक भावना लोगों के मन में डाली जाती है। लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी ना हिंदू समाज की बात करती है, ना मुसलमान समाज की बात करती है, ना सिख की बात करती है। राष्ट्रीय समाज पार्टी राष्ट्र की बात करती है। अगर आपको ये गर्व है, अगर आपको ये सोचने पर फक्र महसूस करता हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो कि ये देश मेरा है, मेरे पूर्वज यहां जलाए गए हैं, ये मिट्टी मेरी है, यहाँ की पीढ़ियां मेरी दफन हुई है, इस मिट्टी का मैं मालिक हूं। अगर मन में आपके ये भाव है तो राष्ट्र आपके लिए पहले होगा। अगर आपके लिए राष्ट्र पहले है तो पहले आप राष्ट्रीय समाज हैं, फिर आप हिंदू हैं, फिर आप मुसलमान हैं, फिर आप यादव हैं, फिर आप व्हाटएवर इट मे बी। अगर मुझसे कोई पूछता है आप कौन है, तो मैं कहता हूं मैं राष्ट्रीय समाज का हूं। नहीं, राष्ट्रीय समाज मतलब क्या है? मैं राष्ट्रीय समाज का हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, व्हाटएवर इट मे बी। फिर मेरी जाति, फक्र नहीं होगा क्या? ये उस समाज की पार्टी है जिसको, जो इस जमीन का मालिक है, जो इस राष्ट्र का मालिक है, उस समाज की ये पार्टी है। और मैं गुजारिश भी करूंगा आपसे, आप सबसे, मैं आप सबके बीच, वीरपाल जी, मुझे लग रहा है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सबसे नए हैं। मैं इस मंच से यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जगदीश भगत को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपने वीरपाल जी 1 महीना पहले भगवान जी को अध्यक्ष बनाया, 51 लोगों की कार्यकारिणी आपको मिली। गोपाल पाठक जी यहां बैठे हैं, 3 महीना पहले अध्यक्ष हुए, 51 लोगों की उनकी कार्यकारिणी मिल गई। जो यहां पुराने हैं वो अभी हमें और आपको ही समझा रहे हैं, वो करना नहीं चाहते कुछ। तो मैं चाहूंगा
कि सोनू को हम राष्ट्रीय टीम में ले लें, क्योंकि इसका संपर्क उत्तर प्रदेश में अच्छा है, इसका संपर्क दिल्ली में अच्छा है, इसका संपर्क हरियाणा में अच्छा है, झारखंड में अच्छा है। मैं कह नहीं रहा हूं, तय यहां के प्रदेश अध्यक्ष और आप लोग करिए। जगदीश भगत जैसे व्यक्ति को अगर आप मिशनरी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे तो उसको सब मालूम है क्या करना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में वो मीडिया, कैमरा और माइक पे पैसे खर्च नहीं करेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन बंद खोली में होता है, बंद रूम में होता है। तो मुझे सलाह है मेरी कि अगर आपको दिल्ली में सफलता चाहिए तो जगदीश भगत जी को आप लोकसभा भी लड़ाइए और प्रदेश की कमान भी आप उनके हाथ में दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और अमर